पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासर। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना तक धुंध के बायस बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। उधर कराची में बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार हो गया। कोरोना का नया वेरिएंट पाकिस्तान में भी पर फैलाने लगा। कराची में ओमिक्रॉन के 6 मुश्तबा केस रिपोर्ट। तमाम अफराद बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंचे थे। कोरोना से मजीद 4 अफराद जाँ बहक, 322 मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसों की शरह 0.67% रही। और वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज बुला लिया। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। AP के बल्दियाती नताइज के बाद की सूरत हाल पर गौर, मुल्क की सियासी और मौसी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। अपडेट करें आपको अहम खबर से। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ ने दूसरा मरहला मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। तफसीलात जानते हैं मजान के हमारे नुमाइंदे एहतशाम बशीर ने। एहतशाम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पहले खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के बाद अब दूसरा मरहला 16 जनवरी को होना था, लेकिन बताया यह जा रहा है कि शदीद मौसम के बायस, क्योंकि इस महीने के आखिर पर और अगले महीने बर्फबारी का इम्कान है, तो जो दूसरा मरहला होने जा रहा है वो पहाड़ी इलाके इसमें शामिल, जिसमें मलाकंड का इलाका है, हजारा का इलाका है। तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्शन कराना जो है वो नामुमकिन होगा। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो मार्च तक मुलतवी होने का इम्कान है। जो मलाकंड तंजीम है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी दे रखी है कि चूंकि मलाकंड और दीगर इलाकों में जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं वो सर्दी के इलाकों में दूसरे मैदानी इलाकों में मुंतकिल हो जाते हैं। इलेक्शन होने से जो है बहुत बड़ी लोगों की जो तादाद है वो इलेक्शन से महरूम हो जाएगी। तो सूबाई वजीर शौकत इसुज़ई ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जा रहा है ताकि इलेक्शन ऐसे हालात में कराए जाए जहाँ पर मकामी लोग जो है वहाँ पर मौजूद हों, अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकें। जी ठीक है एहतशाम बशीर, अपडेट किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना न्याजी आज पंजाब यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की सैर करा रही हैं, जहाँ पर तलबा के लिए इल्म का खजाना मौजूद है। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तहजीब व तमद्दुन से आशनाई रोशन मुस्तकबिल की जामिन है, और जब से दुनिया बनी है बहुत सारी तहजीबें ज़मीन बोस हो चुकी हैं और उनके आसार हमें उस दौर के कल्चर का पता देते हैं। आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम की आपको सैर करवाऊंगी, जहाँ डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं और डिफरेंट सिविलाइजेशंस को स्टडी करते हैं। तो आइए चल के करते हैं ज़बरदस्त म्यूज़ियम की सैर। नाजरीन, इस वक्त हमें सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमीद साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि चेयरमैन है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर। सर, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमें टूर भी दे दें, लेकिन पहला सवाल मेरा ये होगा कि बताइएगा, तारीख के अगर हवाले से बात की जाए तो कौन सी तहजीबें हैं जो आपस में मिलती हैं, और कदीम तरीन तहजीब के बारे में भी बताइएगा। जहाँ तक तहजीबों की बात है, पाकिस्तान की जो सरजमीन है जिसको हम एंशिएंट इंडिया भी कहते हैं, ये उन चंद सरजमीनों में से एक है जहाँ पर दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक तहजीब
जिसको हम वादी सिंध की तहज़ीब के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर डेवलप हुई। और ये वही तहज़ीब है कि जो हमको जिसके आसार हमको मेसोपोटामिया में मिल रहे हैं, और फिर इजिप्शियन जो तहज़ीब है, और उसके बाद येलो रिवर जिसको हम चाइना की तहज़ीब कहते हैं। ये उस दौर की 4 तहज़ीबें थीं, जिनमें से एक तहज़ीब हमारी थी और बाकी जो थी 3 दूसरी जगहों पे आ रही थी। तो हम आप कह सकते हैं कि तहज़ीब याफ्ता जो दुनिया थी उसके हम अमीन हैं। सर, अब हम चाहेंगे कि आप अपने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का हमें एक डिटेल्ड टूर दे दें और शुरू करते हैं हम स्टोन एज से। जी श्योर, प्लीज़ आइए। ये हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी खूबसूरती यही होती है हाँ जी, कि जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि हम फील्ड में जाते हैं और वहाँ से फिर हम जो इंसानों के ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें रही हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हीं से हमारा हाइपोथेसिस डेवलप होता है। तो पाकिस्तान इस लिहाज से हमें ब्लेस्ड है कि इसमें हमको 20 लाख साल पुराने आज से 20 लाख साल पुराने औजार मिलते हैं और वो पत्थर के ज़माने के लोगों के हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ऐसी चीज़ है जिसको हम हैंड एक्स कहते हैं। हैंड एक्स, इसको जब हम हाथ में लेंगे तो इसकी बनावट ऐसी है कि ऊपर से आपकी ग्रिप हो जाएगी और नीचे से जो है इसका स्ट्रक्चर सर यहाँ से आई थिंक ग्रिप के लिए, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से वो जो नीचे से है वो फिर आप मारने के लिए। तो बहुत शार्प होगा। ये बहुत शार्प हो, अभी भी इसकी शार्पनेस बरकरार है इतने लाखों साल के बाद भी। सर, इसके साइज में एक छोटी भी हमें यहाँ हैंड एक्स नजर आ रही है। क्या ये इनके पर्पस डिफरेंट होते थे, डिफरेंट चीज़ों की कटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे? असल में ये इंसानी जहन का इर्तिका है। फर्ज करें पहले उसने ये बड़ा बनाया, बाद में उसने ये महसूस किया कि इसका जो पर्पस है वो तो ये भी पूरा कर सकता है। सर, ये तो आपने हमें स्टोन एज के बारे में बताया, यहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं, जो नवादरात हैं, इनके बारे में भी बताएं। ये बहुत दिलचस्प फेज़ है इंसानी तारीख़ का जो हमारे ख़िते में डेवलप हुआ। अभी हमने स्टोन एज कल्चर की बात की। हाँ जी। उसके बाद एक और कल्चर आता है कि जब इंसान ने सोसाइटीज़ बना ली और एक जगह पे रहना शुरू कर दिया। ये वो दौर था कि जब इंसान ने डेवलपमेंट भी सीख ली और फिर उसके साथ सिर्फ फोकस सिर्फ खाना और सोना नहीं था, उसके साथ बाकी और चीज़ें भी जुड़ गई। सर, ये यहाँ पे मुझे कुछ टीसी बैंगल्स नज़र आ रही हैं। ये मिट्टी से बनी हुई बैंगल्स हैं। ऑफ कोर्स जब इंसान डेवलप होता है, कल्चर में जाता है, तो फिर वो ऑर्नामेंट्स भी उसने पहनना शुरू कर दिए, ज्वेलरी खासकर। तो ये वो बैंगल्स हैं जो कि वो सिर्फ मिट्टी से बना रहे हैं। अभी उनको पता चला कि हम सिर्फ मिट्टी से बना सकते हैं। पहले पत्थर, हाँ जी, अब मिट्टी। सर, यहाँ पे हमें इंडस वैली की कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं और बहुत खूबसूरत इनके ऊपर आर्ट वर्क हुआ हुआ है जो कि उस टाइम के हमें कल्चर के बारे में, उस टाइम के आर्ट के बारे में बहुत कुछ डिपिक्ट करता है और इनकी भी एक डिटेल्ड स्टडी होती होगी। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वादी सिंध की तहजीब उर्फ़ आम में कहते हैं। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले हड़प्पा से डिस्कवर हुई थी। ये पूरी दुनिया में हमारी पहचान है और वादी सिंध की तहजीब इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारी चीज़ें इसने दुनिया को दी जो कि उस वक्त दुनिया के पास मौजूद नहीं थी। मिसाल के तौर पर आप ये देख रहे हैं कि ये एक गढ़ बनी जिसको हम गढ़ कहते हैं, जिसमें एक बुल है और वो बैठा हुआ है। ये वो चीज़ है जो कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। आज भी अगर हम अपने गांव में जाएं तो वो जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो यही है। सबसे अहम बात जो यहाँ है कि यहाँ पर खाली बर्तन नहीं है, यहाँ पर आपने बर्तन देखे हैं, यहाँ पर अब आपने बर्तनों के ऊपर नक्शो निगार देखे हैं। और भी खासियत आप देखें, ये सील्स हैं, ये इंडस वैली की खासियत है। ये सील्स हमें मेसोपोटामिया से भी मिली हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इनका उनसे लिंक था, सिविलाइजेशंस बिल्कुल कनेक्शन था। जबरदस्त। सर, यहाँ पे हमें डिफरेंट चीज़ें नजर आ रही हैं, इनके बारे में भी हमें बताएं। और ये फर्दर ये भी मुझे ज्वेलरी पीस ही लग रहा है। जी, ये मुकम्मल पीस है और ये जो खासकर जो फीमेल माला थी ये वो पहना करती थी। ये एविडेंस की बेस पे हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है। मिट्टी का बना हुआ है, ये सारा का सारा मिट्टी का बना हुआ है। इस तरह से किस तरह से चीजें इवॉल्व हुई, अब गोल्ड और डायमंड्स और डिफरेंट प्रेशियस स्टोन्स की अब ये मालाएं बनाई जाती हैं। बिल्कुल सर, ये बड़ा डिफरेंस है मुझे यहाँ पे कुछ लग रहा है, इसके बारे में। इसको डिश ऑन स्टैंड कहते हैं। अच्छा, डिश ऑन स्टैंड कहते हैं। तो इसका क्या पर्पस होता है? देखें, इसका सिंपल सा है कि अगर हमने किसी बर्तन को या किसी चीज को बचाना है या सर्व करना है कहीं पे, थोड़ा अच्छे तरीके से, प्रेजेंटेबल तरीके से, जिससे हम
हम ट्रे में या ट्रॉली में सर्व करते हैं। एग्जैक्टली तो उसके साथ भी रखा जा सकता है। फिर आपने कोई चीज़ बचानी है जो कि गिर ना जाए, थोड़ा सा उसको ऊपर रखना, आप उसमें भी रख सकते हैं, सर्विंग भी कर सकते हैं। तो ये जो एलीट क्लास है उनमें फिर ये हुआ करती थी। ठीक है सर, ये कॉइन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनके बारे में भी अगर थोड़ा सा आप हमें बता दें। ये अभी हमने रेप्लिका तस्वीरें लगाई हैं। कॉइन्स जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि लोग वहाँ से होके जा चुके हैं। कॉइन्स में हमको बादशाह की तस्वीर मिलती है, कॉइन में हमको उसका स्क्रिप्ट मिलता है, उनका मजहब मिलता है, उनका लिबास मिलता है, अरबिक लिखी हुई है, अरबिक है। अरबिक नेक्स्ट स्टेज पे आती है। उससे पहले आप ये देखें कि सबसे ऊपर पंचमार्क कॉइन्स हैं। ये 6th सेंचुरी BC है। हमारे पास कुछ इधर पड़े हैं, वो रियल भी हैं। तो आज से 2600 साल पहले ये कॉइन सबसे पहले बने थे। उसके बाद सिकंदर आजम आ गया, उसने अपने कॉइन्स बनाना शुरू कर दी है। उसको फिर फॉलो करते गए और आज तक हम फिर उस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। जी सर, अब हम आगे फर्दर आएंगे और हम चाहेंगे कि आप हमें चोलिस्तान सिविलाइजेशन के बारे में। जी, चोलिस्तान जो है ये भी वादी सिंध की तहजीब का एक हिस्सा रहा है। आजकल हमको डेजर्ट नजर आता है, लेकिन ये 7000 साल पहले डेजर्ट नहीं था। ये लश ग्रीन वादी थी जहाँ पर के हाकड़ा रिवर बहता था। हाँ जी बिल्कुल। ये जो जिसको हम सिल कहते हैं और हाँ जो जी, पीसने के लिए बिल्कुल, आप मसाले पीसने के लिए, ये तब से चला आ रहा है। आज भी हम भी जाते हैं गांव में, देखते हैं दूर दराज के इलाकों में अभी भी ये इस्तेमाल हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास ये है, ये बर्तन है परफोरेटेड जार इसे हम कहते हैं। इसको हमने जोड़ दिया है, रिस्टोर किया, पहले ये टूटा हुआ था। अब आप देखें, अगर हम आपके पास फ्रिज नहीं है या कोई ऐसी, तो बर्तन या सालन है या कोई चीज़ है, उसको कैसे रखेंगे कि वो बासी ना हो। अच्छा, तभी इसमें ये पोर्स से बनाए गए हैं ताकि उसमें से वेंटिलेशन, जिस तरह हम कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। एग्जैक्टली। ये भी चोलिस्तान है। इसमें आपको जो चीज़ फर्दर नजर आ रही है कि अब ये देखिए एक बैंगल है। हाँ जी। पहले आपने देखा कि बैंगल जो है वो सिर्फ मिट्टी की बन रही हैं। अब आप देख रहे हैं कि बैंगल जो है वो मेटल की भी बन रही हैं और सी शेल की भी बन रही हैं। अब वो धात से भी चीज़ें बना रहे हैं और सबसे जो हैवी चीज़ है या कॉस्टली चीज़ है वो आपको मेटल मिल रही है और उसके साथ साथ फिर आपको सी शेल मिल रहे हैं। सर, हमने डिफरेंट सिविलाइजेशंस की बात की, अभी तक गंधारा सिविलाइजेशन की बात नहीं की, उसके बारे में भी हमें बताएं। जी बिल्कुल, गंधारा के को निकालने से या गंधारा को शामिल ना करने से हमारी तारीख ही मुकम्मल नहीं होती। और ख़ासकर जब हम मज़हब की तारीख जानते हैं। हाँ जी। या हम आर्ट की उसको कहते हैं, तो वो जो आर्ट है वो गंधारा आर्ट है। वो जो मज़हब है वो बुद्धिज़्म है। आजकल आपको पता है कि रिलीजियस टूरिज़्म का जोर है और उसमें जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनको लेके आ रहा है। और टेक्सला का एरिया, पेशावर का एरिया, इवन के पंजाब में भी ये बुद्धिज़्म था, ये यहाँ उसका सेंटर रहा है। बुद्धिज़्म शुरू तो इंडिया और नेपाल से हुआ, लेकिन फला फूला यहाँ पे। उसके बाद फिर ये आगे अफ़गानिस्तान और चाइना चला गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुख्तलिफ अदवार की तारीख जान के। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाजरीन, आने वाले कल को संवारने के लिए हमें तारीखी और आग पर नज़र डालनी चाहिए कि कदीम तरीन तहजीबों का रहन सहन कैसा था। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो।